देखो ऑर्डर 6 में हम लोग पढ़ रहे हैं प्लीडिंग के बारे में। व्हाट डज इट मीन बाय द प्लीडिंग? प्लीडिंग दो चीजों से मिलकर बनती है। देखो और रूल 1 हमने एग्जैक्टली लिखा हुआ है, प्लीडिंग 1 प्लीडिंग शैल, ये रूल 1 बोलता है। ऑर्डर 6 रूल 1 क्या बोल रहा है? प्लीडिंग शैल मीन अ प्लेंट और अ रिटन स्टेटमेंट, है ना? प्लेंट प्लस रिटन स्टेटमेंट। तो प्लेंट किसको बोल रहे हैं अपन? ऑर्डर 7 में प्लेंट के बारे में दिया हुआ है और ऑर्डर 8 में रिटन स्टेटमेंट के बारे में दिया हुआ है। अब जब इन दोनों को मिलके हम पढ़ते हैं, ऑर्डर 7 को और ऑर्डर 8 को, इन दोनों को मिलके जब पढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्लीडिंग, है ना? ये एक लीगल लैंग्वेज में दिया हुआ है। अब हम लोगों को शुरू ही में मैंने बताया था कि एक केस था अपना, जो केस चल रहा है अनुज वाला, अनुज वर्सेस ये वाला नीरज वाला केस जो चल रहा है अपना, इसमें ये जो है ये प्लेंटिफ है और ये जो है नीरज ये डिफेंडेंट है। तो प्लेंटिफ क्या लिख के देता है? प्लेंटिफ लिख के देता है हमारे केस के यदि बारे में बात करें तो अनु जो है प्लेंटिफ है, वो अपने केस के बारे में एक प्लेंट में लिख के देता है, दैट इज प्लेंटिफ। ये अपने केस के बारे में लिखता है रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। तो प्रॉब्लम क्या है? अनुज को प्रॉब्लम है रेंट वाली प्रॉब्लम है, अनुज को रेंट वाली प्रॉब्लम है। या इतना ही मैं समझाऊंगा ना, इतने में ही आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि मैं अपन जो चीजें पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी अपन लोग कहीं समझ चुके हैं, कहीं ना कहीं लास्ट जो अपना सेशन चल रहा है, यदि आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हो या प्रॉपर कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं तो ही आपको कहीं चीजें कनेक्ट कर पाओगे। यदि आप वीडियो स्कैप कर रहे हो, क्लास स्कैप कर रहे हो, तो चीजें आप लोगों के समझ में नहीं आएंगी, है ना? सीपीसी को रिलेटेड पूरी आपको कहीं ना कहीं बेस आना चाहिए। यदि बेस नहीं आता है तो आप सीपीसी को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे। ठीक है? तो अनुज क्या हो गया? अनुज ने एक बनाई होगी क्या? तो अपना इशू क्या था? अनुज का रेंट वाला इशू है ना? अनुज इज अ लैंडलॉर्ड, अनुज इज अ लैंडलॉर्ड, ठीक है? ही इज लैंडलॉर्ड एंड ही इज ए टीनेंट, ही इज ए टीनेंट। पहली बात, ये दो चीजें हो गई। ये लिखा हुआ है हमने, ये टाइटल हो गया, ये पार्टी हो गया। यदि मैं रिवाइज करवाऊं, ये लैंडलॉर्ड टाइटल हो गया, टीनेंट टाइटल हो गया, अनुज पार्टी हो गई, नीरज पार्टी हो गई, पार्टी 1 पार्टी 2। ठीक है? इशू क्या है? रेंट को लेकर एक पहला इशू अपना, दूसरा इशू अपना, तीसरा इशू अपना। हम लोग मैं रिवाइज फॉर्म में इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये सेम चीजें मैं इसलिए लेके चलता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, है ना? मैं अपने एग्जाम्पल चेंज कर सकता हूं बट मैं अपने एग्जाम्पल चेंज नहीं कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी से चलता है ना? तो ये डैमेज का देखा था आपने, फिर उसने क्या कर दिया था? अल्ट्रेशन कर दिया था, घर में अल्ट्रेशन कर दिया था। तीसरा वो रेंट पेड नहीं कर रहा था। ये हमारे इशू हो गए, है ना? तो ये देखो, ये किसकी प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है सारी की सारी अनुज की प्रॉब्लम है। तो अनुज ने क्या करा? ये सारी प्रॉब्लम लिख दी। काय में लिख के देगा? अब ये समझ लो, इसको अपन क्लियर करते हैं। ये सारी प्रॉब्लम काय में लिख के देगा? ये एक प्लेंट में लिख कर देगा, है ना? स्लो से बाद में हमारी स्पीड हो जाती है, बट बेस क्लियर हो जाए फिर हमारी स्पीड मेंटेन हो जाती है ना? आप लोगों ने देखा ही होगा, इतने बड़े बड़े चैप्टर पूरे हम लोग कर रहे हैं, हमारी स्पीड थोड़ी समझाने की बेस की स्लो रहती है, बाकी फिर स्पीड बढ़ जाती है। तो अब देखो, ये प्लांट बनाई, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा ये प्लांट रहती है, ठीक है? चलो अभी प्लीडिंग की बात कर रहा हूं, है ना? ये ऐसा रहता है, उस दिन भी समझाया था, 1 2 3 4 ऐसे करके ये क्या बना दिया अपन ने? तो अपन इस पे लिख देते हैं अनुज। फिर दूसरी अपन ने बना दी ये यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं अपन? WS। तो ये उस दिन भी मैंने समझाया था, क्लास अटेंड करी तो आप लोगों को याद होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है? अनुज अपनी कहानी बता रहा है, यानी ये रेंट वाली कहानी बता रहा है कि सर मेरा रेंट इसने नीरज ने नहीं भरा है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब इन दोनों को प्लस करके पढ़ेंगे तभी तो इसका वकील, अनुज का वकील नीरज की कहानी पढ़ेगा, नीरज का वकील अनुज की कहानी पढ़ेगा, दोनों मिलके तो ही तो केस लड़ पाएंगे। या जज साहब दोनों की, अनुज की प्लेंट पढ़ेगा और जज साहब जो है वो नीरज की रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ेगा। तो अनुज अपनी कहानी लिख के देगा कि सर ये मेरा, इसने घर में डैमेज किया है, इसने मेरे घर में अल्ट्रेशन किया है, इसने मेरा रेंट पेड नहीं किया है। नीरज क्या बोलेगा? नीरज अपनी कहानी बोलेगा कि मैंने सर डैमेज नहीं किया है, मैंने अल्ट्रेशन नहीं किया है, मैंने रेंट पे कर दिया है। ये सारी चीजें
काय में बोली जाएगी, ये इसमें बोली जाएगी। दिस इज इन प्लेंट और दिस इज इन रिटन स्टेटमेंट। ये जो पूछेगा उसका जवाब इसमें दिया जाएगा, है ना। इसको हिंदी में रिटन स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, लिखित जवाब, है ना। तो आप इसकी बातों का जवाब इसमें दे रहे, तो अब इन दोनों को मिलके क्या चीज बनती है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने इतनी बात समझाई है किसके लिए, रूल 1 के लिए, प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। इन दोनों को मिलके जो बात बताई जाती है, दोनों को एक साथ जब पढ़ा जाता है कि भाई अनुज की क्या प्रॉब्लम है, फिर ये बोलेगा कि नीरज की क्या प्रॉब्लम है, नीरज से क्या प्रॉब्लम है, नीरज बताएगा कि मैंने रेंट पेड कर दिया, डैमेज नहीं किया है, अल्टरेशन नहीं किया। ये सारी बातें रिटन स्टेटमेंट में बताई जाएगी। तो इन सबको बोलते हैं प्लीडिंग, अभिवचन करना, अपने अपने पक्ष को रखना। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब अपन आते हैं रूल 2 पे, ऑर्डर 6 रूल 2 क्या बोल रहा है, प्रोविजन क्या बोल रहा है, pleading the plaint and resolution should be draft. The rule emphasizes that the plaintiff must material facts rather than evidence. ठीक है, क्या बोल रहा है, ये पहला पॉइंट देखो, ब्रेक डाउन किया मैंने ऑर्डर 6 रूल 2 का, ऑर्डर 6 रूल 2 का। एकदम अल्ट्रा एचडी। ठीक है, अभी स्पीड अच्छी आ रही है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा नेट का हो सकता है नेट का प्रॉब्लम हो। तो मेरे ख्याल से ये इतनी छोटी सी बात समझ में आई। तो यदि आप लोगों से कोई पूछता है कि व्हाट डज इट मीन बाय द प्लीडिंग, तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 6 रूल 1, ऑर्डर रूल 1, प्लीडिंग कंटेन्स द प्लेंट प्लस रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट कौन है, अब आप लोगों को देखो ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी कि हमारे यहाँ जो प्लेंटिफ है वो अनुज है। अनुज को आपको केस भी याद हो जाएगा, आप लोग एग्जाम में जाओगे ना तो बिना सोचे लिखने लगोगे, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग बिना सोचे समझे बोलोगे कि याद करना, अब इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लिखने लगोगे कि अनुज इज अ प्लेंटिफ, नीरज इज अ रिटन स्टेट डिफेंडेंट। अनुज ने प्लेंट में अपनी कहानी लिखी और डब्ल्यूएस में नीरज ने अपनी कहानी लिखी। अब ये वाली जो बात है, अब हम इसको समझते हैं क्या, और रूल 2 में इतनी बात तो हम लोग समझ गए कि दोनों ने अपनी अपनी कहानी लिखना है। तो क्या कहानी लिख रहे हैं दोनों, ये देखते हैं। पहला बोल रहा है मटेरियल फैक्ट्स, ये अब रूल 2 में आपको सिर्फ दो ही बातें बतानी, दो तीन बातें बतानी, क्या बतानी है कि उसमें सिर्फ फैक्ट्स होना चाहिए, नॉट एविडेंस। अब यदि आप लोगों से कोई पूछता है कि प्लेंट में क्या होना चाहिए प्लस रिटन स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, अब आप लोग समझ गए होंगे प्लेंट किसके द्वारा बनाई जाती है, तो अनुज के द्वारा, इस प्लेंटिफ। रिटन स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है, विच इज बिन मेड बाय द, विच हैज बीन मेड बाय द नीरज, दैट इज डिफेंडेंट। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं इन चीजों को। तो इन दोनों ने अपना अपना बना लिया। तो अब ये क्या लिखेगा, अब जब ये प्लेंट में लिखेगा, ये वाला प्लेंट, ये प्लेंट में जितनी भी बातें लिखी जाएंगी, तो अब इसको ऐसे समझना है अपने को, है ना। तो ये अपन इस चीज को समझ रहे हैं अभी, और ये वाली बात हो जाएगी अपनी रिटर्न स्टेटमेंट की। तो अब ये दोनों की कहानी है ना, ये ए और ये एन, क्या हो गया, इसको अपन पी भी बोल दो, इसको अपन डी भी बोल दो। तो ये अपन ने सब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जो जिस तरीके से मैं बताता हूँ ना, इससे क्या होता है आपके माइंड में याद हो जाएगा आपको। तो अनुज अपनी प्लेंट में क्या लिख रहा है, सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स लिख रहा है, क्या बोल रहा है, नॉट एविडेंस। बात को समझना, मटेरियल फैक्ट्स लिख रहा है, नॉट एविडेंस लिख रहा है। अब इसी बात को अपन समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं, क्या बोल रहा है भाई, है ना, कि इसने जो अनुज ने जितने फैक्ट्स लिखे, क्या फैक्ट्स लिखे हैं, पहली बात, सर मेरा फैक्ट ये है कि इसने, द फैक्ट इज दैट द डैमेज हैज बीन मेड, द फैक्ट इज दैट the alteration has been made in my house, alteration is made in my house, that the rent has not been paid। तो ये क्या होगा, these all are facts, ये facts हैं, है ना। तो ये सारी चीज लिख के दे रहे हैं, क्या बोल रहा है, तो आप अपनी जब भी प्लीडिंग बनाओगे इसमें ये सब चीजें लिख के दोगे कि सर मेरे घर में डैमेज किया गया है, अल्टरेशन किया गया है, रेंट पे नहीं किया गया है। प्लस अब दूसरी कहानी क्या बोल रहा है, एवरी प्लीडिंग, अभी मैं पढ़ के बता देता हूँ, मटेरियल फैक्ट्स क्या बोल रहा है, एवरी प्लीडिंग वेदर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, दोनों की बात कर रहा हूं, मस्ट
कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। क्या होते हैं मटेरियल फैक्ट्स? ये होते हैं पूरी कहानी कि सर इसने डैमेज किया है, अल्टरेशन किया है, रेंट पे नहीं किया, ऑन विच द पार्टी रिलाइज फॉर क्लेम और डिफेंस। क्या क्लेम है इसके? सर ये क्लेम है मेरे, दीज आर माई क्लेम्स, है ना। और चौथा बोल दो सर आई नीड कंपनसेशन एज वेल, दीज आर माई फैक्ट्स, है ना। ये सब बोल रहा है। क्या बोल रहा है अब? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहा है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसके बारे में, डैमेज जो किया है, आप जब प्लांट बनाते हो तो उस प्लांट में सिर्फ ये वाली बातें लिखते हो, उसमें ये नहीं बताते। क्या नहीं बताते? कि डैमेज कैसे हुआ, हाउ द डैमेज हैज बीन मेड, हाउ द अल्टरेशन हैज बीन मेड, यू यू हैव नॉट टू गिव एविडेंस। ये वाली बात लिखी हुई है। कैसे? हाउ? हमको ये नहीं बताना है, हमको सिर्फ इतना बताना है कि डैमेज किया है, अल्टरेशन किया है, रेंट पे नहीं किया है, इतनी बात बतानी है। हमको ये नहीं बताना है कि कैसे डैमेज किया है, कैसे अल्टरेशन किया है, कैसे क्या बोलते हैं, कैसे रेंट पे नहीं किया है, कब से रेंट पे नहीं किया है। ये क्वेश्चन के जवाब हमको नहीं देने, यानी हमको इसके एविडेंस नहीं देने। कैसे? कि हमको ये नहीं बताना है, डॉक्यूमेंट नहीं देना है, डॉक्यूमेंट नहीं बताना है उसमें कि सर ये देखो फोटो, ये देखो सर वीडियो, मेरे पास वीडियो है, कॉपी लगा दिया आपने, फोटो लगा दी, सब लगा दिया। ये आपको प्लांट में नहीं देना रहता है। इसी तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट में भी इसको सिर्फ क्या बताना है कि सर मैंने डैमेज नहीं किया है, सर मैंने डैमेज, रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने डैमेज नहीं किया है, सर मैंने अल्टरेशन नहीं किया है, सर मैंने रेंट पे कर दिया है। ये अपनी बातें रखेगा। बट नीरज को भी ये बात बताने की जरूरत नहीं है। क्या बात? एविडेंस देने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया, मैंने अल्टरेशन नहीं किया, उसको भी कोई एविडेंस नहीं देना अपनी तरफ से। तो आप लोग ऑर्डर 6 रूल 2 में इतनी बात समझ गए होंगे। सिर्फ हमको हमारा पक्ष रखना है, एविडेंस नहीं देना है। तो एविडेंस क्या क्या चीजें होती है एविडेंस में? देखो, आपको डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं जो आपको प्रूफ कर रहे हो। यानी कि कल एक अनुज ने क्वेश्चन पूछा था, क्या ये आपके, ये तो नहीं बोल रहा, कहीं टीनेंट ये तो नहीं बोल रहा कि मैं ही मालिक हूं, टीनेंट ऑनरशिप तो नहीं जताने लग गया कि सर मैं क्यों रेंट दूंगा। मेरी बात को समझना। नीरज बोलने लगे सर मैं रेंट क्यों दूंगा, मैं तो इसी घर का ऑनर हूं। तो ये भी एक फैक्ट हो जाएगा। बताओ ये चीज फैक्ट होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली ये चीज फैक्ट हो जाएगी। भाई अनुज बोलेगा कि सर ये घर तो मैंने रेंट पे दिया था, वो सामने वाला नीरज बोलने लग गया टीनेंट की नहीं सर मैं खुद ही इस घर का मालिक हूं, मैं रेंट क्यों भरूंगा, मैं घर में तोड़ा फोड़ी करूं, अल्टरेशन करूं, रेंट की तो बात ही नहीं आती। ये आ जाएगी ऑनरशिप की बात। ये उसकी ऑनरशिप को ही नकारने लग गया नीरज कि नहीं अनुज ऑनर नहीं है, मैं ही। तो ये सारे के सारे एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ फैक्ट बताने, कहानी बतानी है कि सर ये मेरा डैमेज नहीं दे रहा है, सर इसने मेरा अल्टरेशन कर दिया, सर इसने मेरा रेंट पे नहीं किया। और चौथा, ये सर अपने आप को खुद को मालिक समझने लग गया, अनुज बोल रहा है अपनी प्लेंट में। सिर्फ इतनी बात बताना है। फिर अनुज ही प्रूफ करेगा सर क्या, कि मैं इस घर का मालिक हूं, देखो ये रजिस्ट्री मेरे पास रखी है। एविडेंस में क्या बताएगा कि सर ये देखो रजिस्ट्री मेरे पास है, मैं इस घर का ऑनर हूं। तो इस रजिस्ट्री की कॉपी इस प्लांट में बताने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं बताना है कि सर ये देखो डॉक्यूमेंट मैंने चिपका दिए हैं, ये कुछ नहीं बताना है अभी। अब क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आएगा तो कर क्या रहे हैं सर आखिर अपन? तो कर ये रहे हैं कि दिस इज ओनली द इंटीमेशन फॉर द पार्टीज और फॉर द कोर्ट कि एक्चुअली में केस क्या है, ये हम लोग बता रहे हैं। प्लांट में और रिटर्न स्टेट में दोनों एक दूसरे की कहानियां बता रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी आपको कि फैक्ट बताने हैं, एविडेंस नहीं देने हैं। क्या प्लीज मुझे आप लोग थोड़ा सा मैसेज ड्रॉप कर दो, क्या ये मटेरियल फैक्ट और एविडेंस नहीं देने वाली कहानी समझ में आई? प्लीज इतना मुझे बता देना, है ना। प्लीडिंग समझ में आ गई होगी, मटेरियल फैक्ट देने हैं, एविडेंस नहीं देने। क्या ये बात समझ में आ गई?
यस सर, क्लियर है ना? तो ये है प्लीडिंग। देखो अब आप लोगों को मैं शुरू से एग्जाम्पल जो देते आ रहा हूं ना, उन एग्जाम्पल से ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। अब मुझे आपको प्लेंट नहीं समझानी है, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग क्लास में प्लेंट समझा दी, मैंने ऑलरेडी आपको रिटर्न स्टेटमेंट समझा दिया, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इशू समझा दिया कि फैक्ट ये है, और लॉ भी नहीं बताना है अपने को, है ना? अभी अपन आगे चलते हैं इस कहानी में, तो आगे चलते हैं, चलो जल्दी से अपने को खत्म करना है, इसलिए ये सब देखो। अब ये पॉइंट्स को मैंने ब्रेक किया हुआ है ना, ये सारे पॉइंट्स सिर्फ आप लोगों को एग्जाम में क्या लिखना है, जब आप ऑर्डर 6 रूल 2 लिखोगे तो इसमें दो चीजें जरूर समझानी है। पहला पॉइंट क्या समझाना है कि सर मटेरियल फैक्ट लिखना है, और दूसरा नॉट एविडेंस, इसको अपने ही कहानी के तरह से लिख दो। मटेरियल फैक्ट है इसेंशियल फैक्ट विच इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश पार्टीज केस और डिफेंस, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी, वो 3 पॉइंट्स है ना। और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सारी चीजें बता दो, और एविडेंस नहीं देने, ये भी मैंने बता दिया, है ना। जल्दी से छोटा सा एक एग्जांपल जो भी इसमें दिया हुआ है, ए फाइल्स सूट अगेंस्ट बी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट, यानी ए ने बी के अगेंस्ट में एक केस लगाया है। क्या केस लगाया है कि सर इसने, बी ने मेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे, बी ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, और उसने उसका नॉन पेमेंट किया है, अभी तक मुझे वो पैसे इसने वापस नहीं किए हैं। ठीक है, तो ए ने अपनी प्लेंट में ये सारी बातें लिखी होगी। अब बी क्या बोलेगा, फैक्ट क्या बोलेगा, ये सारे फैक्ट, फैक्ट इसमें क्या हो गया, नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट इज अ नॉन पेमेंट इज अ फैक्ट। तो आपको सिर्फ फैक्ट बताना है, क्या बताना है कि सर इसने मुझसे उधार लिया था, और मुझसे जो पैसा उधार लिया था वो अभी तक इसने वापस नहीं किया है, बस इतनी सी बात बतानी। अब दूसरी चीज, ये अपन ने फैक्ट बता दिया, अब इसका दूसरा आंसर, द प्लीडिंग शेल नॉट इंक्लूड डिटेल्स लाइक बैंक स्टेटमेंट्स, विटनेस विच आर एविडेंस टू प्रूव डेप्ट। हम लोग को अभी प्रूफ नहीं करना है, यानी ये ए नाम के व्यक्ति को अपनी प्लीडिंग में ये नहीं बताना है, क्या नहीं बताना है, बैंक स्टेटमेंट अभी नहीं देने हैं प्लेंट में, है ना, प्लीडिंग के साथ। तो मैंने एक बात समझा दी आप लोगों को, प्लीडिंग क्यों की जाती है, प्लीडिंग में क्या पता चलता है, प्लीडिंग में ये पता चलता है कि व्हाट इज एक्चुअली केस इज, केस क्या है। तो ये बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं बताने, जिस प्रूव नहीं करना है अभी। बैंक स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ एविडेंस, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया अपना खत्म। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन डिवीजन इनटू पैराग्राफ्स, क्या बोल रहा है, फॉर क्रिएलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन एवरी प्लीडिंग शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स numbered consecutively. Each allegation should as far as possible be contained in a separate paragraph. अब ये जो चीज लिखी हुई है देखो, इसको समझना भी बहुत आसान है। कैसे समझोगे, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया, कैसे, इतना सा आप लोगों के माइंड में फ्रेमिंग हो जाएगी। कैसे होगी, क्या बोल रहा है, इनटू पैराग्राफ्स, इसको हाईलाइट कर लेते हैं अपन, पैराग्राफ में होना चाहिए, है ना, पैराग्राफ में होना चाहिए, नंबर्ड होना चाहिए, और कंसेक्यूटिवली होना चाहिए, डिवाइडेड। अब क्या बोल रहा है ये बात, इतनी सी बात आपको एग्जाम में लिख के आनी है। क्या लिख के आना है, ये आपका वो है प्लेंट, और ये रिटर्न स्टेटमेंट है। अब इतनी सी बात को समझाना है, ये आपका स्टाम्प वगैरह सब लगा हुआ, पार्टीज के नाम लिखे। क्या लिखा है, पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ। इधर वही रिटर्न स्टेटमेंट, इसको लिख देते अपन प्लेंट, इसको लिख देते हैं WS। क्या लिख देते हैं इसमें, 1 2 3 4 5। आप बोलोगे सर इतनी आसान बात समझानी है एग्जाम में, यस इतनी ही आसान बात एग्जाम में समझानी है। क्या, पहले पैराग्राफ में अपनी बातें लिखो, दूसरे पैराग्राफ में अपनी बातें, तीसरे पैराग्राफ में, चौथे पैराग्राफ में। फिर मैंने कहा था ये इसी के अकॉर्डिंग जवाब देगा, जैसा पैराग्राफ होगा उसके अकॉर्डिंग ये जवाब देगा। फिर अपने भी कुछ पॉइंट्स जोड़ेगा, ये 6 7 8 अपनी भी तो कुछ बातें रखेगा, है ना, इसने जो बातें बोली है उसकी बातों का जवाब भी देगा, और अपनी तरफ से भी कुछ बातें बताएगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ्स हो जाएंगे। इतना बड़ा एक पैराग्राफ लिखा होगा, फिर इतना बड़ा, ये सब चीजें। अब पैराग्राफ कैसे होना चाहिए, नंबर्ड होना चाहिए, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब इसकी खासियत क्या है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, अब आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, आप जब भी आप लोगों ने
टीवी में देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, लाइव प्रोसीडिंग भी देखी होगी, आप लोग ने इतनी सारी इंटर्नशिप करी है, कोर्ट में गए होगे, तो एक कॉपी जज साहब के पास रहती है, एक कॉपी प्लेंटिफ के पास और एक कॉपी डिफेंडेंट के पास, एडवोकेट के पास, तीन लोगों के पास ये कॉपी रहती है। तो अब जज साहब से आप लोग सवाल बोलते, सर मैं ये वाली बात प्रूव करना चाहता हूँ, तो जज साहब पूछते कहाँ लिखा है, कौन से पेज नंबर पे लिखा है। तो आप लोग देखोगे प्लेंट में इतनी बड़ी प्लेंट बनाई होगी, तो उसपे पेज नंबर 1, फिर ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, इसमें भी नंबरिंग होगी 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या होगा, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। फिर आप क्या बोलते हो, सर पहले दूसरे पेज के पैराग्राफ नंबर इस पे 7 पे लिखा हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो जज साहब जल्दी से खोलेंगे, पेज नंबर 2 पे चले जाएंगे, और सर मैं नंबर कर रहा हूं इसकी बात 7 नंबर की, या तीसरे पेज पे 11वें नंबर के पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या चीज, प्लीडिंग में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लेंट में नंबरिंग और पैराग्राफिंग क्यों की जाती है। क्लियर ये वाली बात, इतनी बात इधर से तो क्लियर चल रहा है, क्योंकि मेरे को स्पीड भी ये बहुत सही बता रहा है, अभी तो स्पीड भी सही चल रही है, नेट भी क्लियर आ रहा है। अच्छी 50 Mbps की स्पीड आ रही है अभी तो। ठीक है, तो ये वाली बात समझ गए, ये पैराग्राफ क्या, पैराग्राफिंग क्यों कर रहे हैं अपन, नंबरिंग क्यों कर रहे हैं, ये क्लियर है पहले। बस मुझे इस बात का जवाब दे दो अभी, है ना। ये देखो यही सब एग्जाम में आपको लिख के आना है ना। अभी देखो दो तीन चीजें आप लोगों से, अब यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या होता है प्लीडिंग, प्लीडिंग तो आप सबसे पहले बता दोगे, प्लेंट प्लस रिटन स्टेटमेंट, इसमें फैक्ट होना चाहिए, इसमें एविडेंस नहीं होना चाहिए, नंबरिंग होना चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए, ये बहुत सारी बातें आप लोग लिख दोगे। क्लियर है ना। अब और आगे की चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी बहुत है। अब देखो क्या बोल रहा है, और मैंने ये पर्पस क्या है इसका, ये जो पर्पस है मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि यार ऐसा हम लोग ये चीजें हम लोग क्यों करते हैं। तो मैंने यही बताया कि कोर्ट में जज साहब को आप लोग बताते हो, कोर्ट में जज साहब आपसे पूछते हैं कि ये बात कहाँ लिखी है, तो ये बताना आसान हो जाता है कि पेज नंबर इतने पे इतने नंबर के पॉइंट को सर पढ़ लीजिए। दैट्स इट। ठीक है, अब आगे देखो, ये एग्जांपल देखो मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको, ऐसे प्लीडिंग शुड स्ट्रक्ट लाइक दिस, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एलिगेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिटेल्स ऑफ द डैमेज सफर्ड। ये सब चीजें डिटेल्स में आप बता रहे हो कि आपके पैसे क्यों नहीं चुकाए गए हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया गया है ना, डिटेल्स ऑफ द डैमेज, आपको क्या क्या डैमेज हुआ है, ये सब आप अपनी प्लीडिंग में लिखते हो। क्लियर। अब सबसेक्शन 3 क्या बोल रही है, यानी ऑर्डर 6 रूल, अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, ये रूल, दिस रूल इज रूल 2 है ना। रूल 2 में पढ़ रहे हैं अपन ये सारी चीज। अब रूल 2 का ये सब रूल बोलते हैं इसको, सब सेक्शन लिखा हुआ है, जबकि ये सब रूल है, तो रूल 2 3 ऐसे आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल से याद होता है। अब यूज फिगर्स एंड वर्ड्स, कैसे कि डेट्स, सम्स, नंबर्स इन प्लीडिंग मस्ट बी एक्सप्रेस बोथ फिगर एंड वर्ड्स। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल ऑलरेडी देखो, ये बात तो आप लोगों को याद ही हो जाएगी, 50,000 रुपए लिखा हुआ है, तो ये ऐसे भी लिखा होना चाहिए, काय में होना चाहिए, इन बोथ फिगर, ये हो गया फिगर, और ये हो गया आपका वर्ड, फिगर एंड वर्ड्स, सॉरी ये लिखा है वर्ड्स, है ना। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, इतनी छोटी सी बात समझ गए होंगे आप एक्चुअली में अपन लोग प्लीडिंग में ये काम करते हैं। ठीक है, ये सब हम लोगों को लिखना है किसमें, ऑर्डर 2 रूल 2 में, ऑर्डर 6 रूल 2 में। अब एक छोटा सा एग्जांपल, ये प्लेंट का एग्जांपल लिखा हुआ है सिर्फ समझाने के लिए, फिर जल्दी से अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये प्लेंट है, क्या लिखी हुई है प्लेंट,
ये मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, प्लांट ऐसी बनी रहती है, ये बनी हुई प्लांट अपनी बनी बनाई प्लांट है ना, उसमें ये पैराग्राफ हो गए, ये अनुज ने अपनी तरफ से बातें लिखी होगी, क्या लिखी होगी पैराग्राफ 1 में, ऑन 1st January the plaintiff acts entered into a contract with the defendant for supply of 100 units of goods that is gold, है ना, उन्होंने बोला होगा इतने गोल्ड के हार चाहिए मुझे, हाँ ठीक है बोला, अनुज ने बोला होगा ठीक है 100 गोल्ड के हार मैं पहुंचा दूंगा, फिर क्या बोल रहा है, द डिफेंडेंट बाय एग्रीड टू पे 1 लाख रुपीज, फिर जो डिफेंडेंट है उसने क्या बोला था कि मैं आपको इसके बदले में 1 लाख रुपए दूंगा, फिर तीसरा पॉइंट, द गुड्स आर डिलीवर्ड 15th January बट द डिफेंडेंट फेल टू मेक पेमेंट डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, ये प्रॉब्लम है, ऐसे करके पूरा का पूरा लिखा जाता है, द एविडेंस, द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड नॉट इंक्लूड इन द प्लांट, है ना, ये वाली बात अपन ने समझ ली ऑलरेडी कि हम लोगों को वी हैव टू गिव only evidence, and secondly not give only facts, not evidence, ये वाली बात याद रखनी है, ये आप लोगों के ऑलरेडी आप लोगों ने कई बार देखी होगी कि भाई क्या होती है प्लांट, है ना। अच्छा, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखो आप जो कुछ भी, जैसे अभी अपन ने एक एग्जांपल पढ़ा, क्या पढ़ा एग्जांपल अपन ने, मैं इसको समझा देता हूं कि अनुज वर्सेस नीरज, इनका फिर से केस चल रहा है, अनुज ने इसको 100 हार पहुंचाने की बात करी होगी और नीरज ने बोला होगा मुझे इसके बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, अब इसने 100 हार तो पहुंचा दिए, है ना, 100 हार तो पहुंचा दिए पर 10 लाख रुपए अभी तक नहीं दिए, तो ये जो 10 लाख रुपए का फिगर है ये कैसे लिखना है, तो इसको अपन 50,000 समझ लो, 50 लाख समझ लो, है ना, तो ये जो फिगर ऐसे भी लिखना है इसको, है ना, फिगर में, एंड ये पूरा एग्जैक्टली प्लेंट में ऐसा बताना पड़ता है अपने को, है ना, कि भाई 50,000 रुपीज, है ना, जैसे चेक में भी अपन लोग लिखते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा चेक में क्या होता है कि आप अमाउंट तो लिख वर्ड्स में भी लिखते हो, है ना, कि भाई 1,000 भी लिखते हो और अमाउंट ऐसा लिखा रहता है चेक में, और ऐसे लिखता रहता है 1,000 ओनली, ऐसे करके भरते हो, तो प्लेंट में ये चीज आप लोग को एग्जैक्टली बताना रहती है, क्लियर ये वाली चीज, ठीक है ना, तो ये वाली चीज आप लोगों के समझ में आ गई, इतनी सारी चीजें प्लेंट में लिखनी है, देखो बहुत इजी है प्लेंट, अभी आप लोगों को समझ रहा होगा अरे प्लीडिंग इतनी इजी होती है, तो ये सब था प्लीडिंग में, है ना, दिस ऑल इज इन प्लीडिंग। अब की पॉइंट्स टू रिमेंबर, देखो ये मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं कि फोकस ऑन फैक्ट्स नॉट एविडेंस, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए बिल्कुल, कैसा, नंबर पैराग्राफ ईच एलिगेशन, एंड क्लैरिटी अबाउट डेट्स एंड अमाउंट्स, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसके बीच में, अनुज के बीच में वर्सेस नीरज के बीच में, जो अमाउंट ये हुआ था, तो उसमें अपन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ था वो डेट भी लिखना पड़ेगी कि सर इस दिन हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सम कितने चीज के लिए, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि सर 5 लाख रुपए के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एंड नंबर, ठीक है, कितने, टोटल नंबर, सर 100 हार की बात हुई थी, ये क्लियरली आप लोगों को हर चीज मेंशन करना पड़ेगी, काय में, एक एक चीज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, दिस इज, ये वाला ऑर्डर बोल रहा है ना, ये वाला रूल बोल रहा है, ठीक है, क्लियर इतनी सारी लाइन, अब अपन आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो अब आते हैं रूल 3 छोड़ दिया है, उसमें कोई जरूरत नहीं है, रूल 4 पे आ जाओ, रूल 4 पे आ जाओ, तो ये अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज है ये अपन ने इसमें देख ली, अब देखो बहुत इजी है, समझ में आ जाए क्योंकि आप लोगों का बेस बन गया है, इसलिए आपको ये चीजें समझ में आ रही है, अदरवाइज ये चीजें समझ में नहीं आती है, अब देखो
क्या बोल रहा है, ऑर्डर 6 रूल 4, क्या बात कर रहा है, ये लिखा है ऑर्डर 6 रूल 4 पे आ गए अब अपन। अब जल्दी से ऑर्डर 6 रूल 4 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। अब प्लेंट में हम लोगों को क्या बताना है, ये प्लेंट है, अब अनुज का ही केस है, अब इसको क्या बताना है, यही 1 2 3 पॉइंट में ये बोल रहा है कि दैट स्पेसिफिक पर्टिकुलर बी प्रोवाइडेड इन प्लीडिंग व्हेन एवर केस इन्वॉल्व्स एलिगेशन ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, है ना। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें रूल 4 की हैं। ये क्या बोल रहे हैं जैसे कि अब इसी केस को अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, 2 एग्जांपल दे देता हूं, इससे ऑलरेडी आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या। ए वर्सेस बी, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज है, इसलिए मेरे को इसको इसी तरीके से समझाना पड़ेगा। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ा ही होगा, उसमें ये सारे वर्ड सुने ही होंगे, क्यों, कौन कौन से, मिस रिप्रेजेंटेशन सुना होगा, फ्रॉड भी सुना होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी सुना होगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी सुना होगा, और विलफुल डिफॉल्ट भी सुना होगा। बट मैं अभी फ्रॉड से समझा देता हूं और एक अनड्यू इन्फ्लुएंस से समझा देता हूं, ये बहुत आसान तरीके से मैं समझा देता हूं। ए मान लो कि एक बाबा जी हैं, बाबा जी यानी गुरु जी, कोई भी हो सकते हैं, और ये एक पर्सन हो गया, सिंपल एक पर्सन हो गया ये, ठीक है। अब इसमें बाबा जी जो भी अपन कोई पर्टिकुलर आप नाम लिखना चाहते हो, आपको जिनसे थोड़ा सा लगता है उनका नाम लिख लो। तो अब इसमें क्या किया, बाबा जी ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक पर्सन के साथ, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, अब इस पर्सन ने केस लगाया है किसके ऊपर, तो प्लेंटिफ कौन है, मैं प्लेंटिफ बना देता हूं, प्लेंटिफ जो है ये पर्सन है, प्लेंटिफ इज अ पर्सन। तो अपन प्लेंटिफ बना देते हैं अपने भाई को, फिर से अनुज को अपन प्लेंटिफ फिर से बनाते हैं, और ये किसी बाबा जी के चक्कर में पड़ गया है, कौन, अनुज किसी बाबा जी के चक्कर में पड़ गया है, ठीक है। अब अनुज इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गया है किससे, बाबा जी से, तो बाबा जी से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गया है अपनी खुशी से, पर धीरे धीरे ये क्या है, अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम पे करने लग गया, सारी प्रॉपर्टी एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ऑब्वियसली बात है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपनी सारी प्रॉपर्टी ये बाबा जी को इसने दान, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मान लो इसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी, यानी इसका कोई होम होगा या कोई लैंड इसने एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से उसको दे दी, ठीक है। बट बाद में अनुज को समझ में आया कि भाई इनने मुझे है ना अनड्यू इन्फ्लुएंस किया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया था, यानी मुझे बहला दिया था, बहला दिया था, फुसला दिया था, है ना, और उन्होंने मुझे ऐसा गंदा प्रभाव डाला था कि मैं उनकी बातों में आ गया। अब इसने केस लगाया कि मुझे अपनी ये सारी जमीन वापस चाहिए, क्योंकि बाबा जी ने अपनी बातों में लेकर मुझसे जबरदस्ती ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया था अपने प्रभाव से, है ना, भक्ति में लाके, जबकि ये बाबा ही फ्रॉड भी है ना। तो ये दोनों, इसमें दोनों तरह के इशू आ सकते हैं। तो अब अनुज को स्पेसिफिकली अपने प्लेंट में क्या बताना पड़ेगा, अब इसने ये चार्ज तो लगा दिया बाबा जी के ऊपर कि इसने मेरे क्या किया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया था, या अनड्यू इन्फ्लुएंस किया था, ये बात तो आप लोग समझ गए। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, बाबा जी के अपने आप को पूरा समर्पित कर देना, समर्पण में आके लोगों बहुत कुछ कर देते हैं, है ना। तो ऐसे अनुज ने बाबा जी को समर्पित कर दिया होगा, पर बाद में ज्ञान प्राप्ति हो गई होगी, अरे यार बाबा जी तो बाबा जी नहीं है, इन्फ्लुएंस होके फिर इन्होंने केस लगाया होगा कि मैं बाबा की भक्ति में। अब अनुज को क्या प्रूफ, अपने को प्लेंट में जब ये बताएगा कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, अंडू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड किया है, मेरे को बेवकूफ बनाया है इन लोगों ने, FRAUD, तो फिर बाबा जी ने अनुज को कैसे इन्फ्लुएंस किया, कैसे इन्फ्लुएंस किया, इन्फ्लुएंस किया,
ये बताना पड़ेगा काय में, प्लेंट में। बाबा जी ने दूसरा नंबर कैसे फ्रॉड किया, कैसे फ्रॉड किया मतलब आपने अपनी मर्जी से दिया होगा। बाबा जी तो ये बोलेंगे बेटा तू तो मेरा भक्त है, तूने मुझे अपनी मर्जी से मेरे ज्ञान में आके दिया था। बोलेगा नहीं बाबा जी आप गलत आदमी हो। तो ऐसे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि फ्रॉड कैसे किया बाबा जी ने, कैसे फ्रॉड किया बाबा जी ने। ये इसको अपनी काय में बताना पड़ेगा, प्लेंट में। जब ये इस तरह की बातें आती हैं क्या कि कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड किया गया था, सर मैं उससे जबरदस्ती फ्रॉड करवा के ये काम करवाया, अंडू इन्फ्लुएंस में लेके मेरे को गलत तथ्य रख के मेरे साथ में इनने ये कॉन्ट्रैक्ट किया और मेरी जमीन ले ली या मेरा सोना ले लिया, मेरा दुकान ले लिया, मेरा घर ले लिया। सो स्पेसिफिकली आप लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरे साथ फ्रॉड कैसे हुआ, अंडू इन्फ्लुएंस करके मुझे असम्यक असर डाल के बाबा जी ने मुझे कैसे ठगा। तो आप लोगों को ये चीज बताना पड़ेगी। ठीक है, क्लियर ये वाली चीज क्लियर। तो ऑर्डर 6 रूल 4 की ये वाली चीज क्या समझ में आई, यानी हमको प्लेंट में ये वाली चीज बतानी है कि हमारे साथ सामने वाले व्यक्ति ने फ्रॉड कैसे किया, अंडू इन्फ्लुएंस कैसे किया, है ना। तो ये हमें वो तरीका बताना पड़ेगा, ऐसा क्या किया उन्होंने, तो वो चीज बताना पड़ेगी। नहीं एविडेंस, नहीं एविडेंस नहीं, तरीका बताना है। मतलब ये एविडेंस नहीं दे रहे हैं अभी, हम बोल रहे हैं कि सर वो बाबा जी क्या करते थे, एविडेंस नहीं दे रहे हो कि सर मैं बाबा जी के पास जाया करता था, एविडेंस नहीं दे रहे हो, बात को समझो। अभी एविडेंस नहीं दे रहे, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि अनुज बोल रहा है सर मैं बाबा जी के पास जाया करता था, उनकी बात तो मैं सुना करता था, वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, बहुत ज्ञान की बातें बताते थे, मैं उनकी बातों में आ जाता था। फिर वो मुझे इस तरीके से बोलते थे कि बेटा तू यदि सारी संपत्ति मुझे दान कर देगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तेरे को बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, तेरी बहुत दुकान चलेगी, तू जज बन जाएगा, तू सारा सब कुछ दान कर दे। ऐसे करके उन्होंने मुझे अपनी बातों में या तो फ्रॉड समझ लो या इन्फ्लुएंस्ड कर दिया। ऐसे करके आपको तरीका बताना, ऐसा क्या किया उन्होंने, है ना। ये बात पहले रखनी है, एविडेंस तो अपन लोग देंगे, एविडेंस तो बाद में देंगे, पर तरीका बताना है कि कैसे आपको बेवकूफ बनाया गया। एग्जैक्टली exactly, है ना। तो वो पर्टिकुलर्स बताने हैं आपको कि वो मोडस ऑपरेंडी क्या थी, मतलब आपको किस तरीके से बेवकूफ बने। जैसे आप क्या होता है, जैसे आप एक छोटी सी चीज समझो, जैसे हमारे पास एक मोबाइल पे फ्रॉड कॉल आते हैं, फिर फ्रॉड कॉल आने के बाद वो बोलता है कि सर आपकी बैंक, आपकी एक लॉटरी खुल गई है, आपकी लॉटरी खुल गई है, आप हमारे अकाउंट में एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद वो ओटीपी डाल देना, फिर हमारे अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देना, फिर वो पैसा ऐसे आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये तरीका है कि कैसे फ्रॉड किया गया, है ना। तो ये कहानियां तो आप लोगों को बहुत पता है कि मैसेज आते हैं या फोन कॉल आते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, दैट्स इट। वो तरीका बताना है, एविडेंस नहीं दे रहे। एविडेंस तो अपन दे देंगे, सर देखो कॉल आया था तो मेरे पास कॉल डिटेल्स है ना, सर इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास, दैट इज एविडेंस। बट तरीका क्या था, कैसे आपको फ्रॉड किया गया, है ना, ये बताना है आपको। ठीक है, सो दिस इज दैट। तो ये रूल 4 भी समझ में आ गया होगा, क्या बोल रहा है कि फ्रॉड कैसे हुआ, अंडू इन्फ्लुएंस कैसे हुआ। तो मैंने एक बाबा जी वाला एग्जांपल दिया, और बाबा जी और लोगों ठगी कैसे करते हैं, इस तरीके से ठगी करते हैं। तो आप ठगे कैसे गए हो ये बताना है आपको, फ्रॉड कैसे हुआ आपके साथ। सामने वाला तो बोलेगा सर हमने इसके साथ में कोई फ्रॉड नहीं किया, हमने तो इसको मैसेज भेजा था और इसको जैसा जैसा बोलते गए वो वैसा वैसा करता गया, मुझे लगा कि बैंक से फोन आया है, फिर आप ऐसा करके बताओगे, है ना। कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमें अपने उसमें बतानी है। जैसे कि कुछ एग्जांपल बता देता हूँ जल्दी से, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें थोड़ा सा एलिगेशन ऑफ फ्रॉड, मतलब फ्रॉड कैसे हो। ए फाइल्स सूट अगेंस्ट बी, ए वर्सेस बी। क्या करा, ए ने एक सूट लगाया है बी के, एलिजिंग दैट बी फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस्ड ए टू इन्वेस्ट इन नॉन एग्जिस्टिंग कंपनी। यानी बी ने कोई सा कोई ऐसा फ्रॉड किया है, क्या फ्रॉड किया है बी ने,
ए के साथ एक फ्रॉड किया है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, ये फ्रॉड किया है। ठीक है, क्या बोल रहा है एप्लीकेशन ऑफ रूल, द प्लांट मस्ट स्पेसिफाई हाउ द फ्रॉड वाज कमिटेड बाय मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द कंपनी। क्या बोल रहा है, नॉन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो बी ने पहली बात हमारे को ये बताना पड़ेगी, बी को, ए को ये बात बताना पड़ेगी कि सर दिस कंपनी इज नॉन एग्जिस्टिंग। एविडेंस तो बाद में बोलेंगे पर हमको ये बताना पड़ेगा दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग कंपनी, और बी ने ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करने के लिए बोला। तो ये पहला पॉइंट हो गया, हम लोग ये बता रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि हाउ द फ्रॉड वाज कमिटेड, तो पहला पॉइंट हमने बोला सर ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं, एविडेंस बाद में देंगे, बोले सर ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। द डेट व्हेन वाज द मिस रिप्रेजेंटेशन मेड, दूसरा वो डेट्स बता देंगे, सर देखो मेरे पास मेरे इनसे ये बातें हुई थी कि इन्होंने बोला था इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। द स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन और इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए एज ए रिजल्ट ऑफ द फ्रॉड, सर देखो इस डेट पे मैंने 10 लाख रुपए इसमें एज ए इन्वेस्टमेंट डाल दिए थे। ये मेरे पास एज ए, हम लोग क्या बता रहे हैं, सिंपल एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, ये एविडेंस नहीं दे रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि सर इस बदले में मैंने 10 लाख रुपए डाल दिए थे। इट इज इनफ ए to merely state that B committed fraud. A must provide details particular to substantiate allegation. बस इतनी सी बात है ना। बाकी के और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वो अपन समझ लेंगे। मैंने काफी कुछ इसमें समझा दिया है, सो वी हैव नॉट टू वेस्ट टाइम दिस। अनडू इन्फ्लुएंस का भी एग्जाम्पल मैंने अभी क्लियरली बताया है ना, रिलेशनशिप वाला। अनुज के गुरुजी जो भी थे, इन्होंने इनको सारी जमीन ले ली, इनके घर ले लिया है इन्फ्लुएंस करके। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए